हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना आगे का जो है प्रैक्टिस सेट। ये जो है एग्जाम इसका हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का सेट है। 2/2/2023 का है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा ही है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा की कद में बदलाव को कहा जाएगा पाड़, वृद्धि, सीखना या अनुकूलन। तो ये वृद्धि होगी, इससे वृद्धि कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पाड़ क्या होता है? स्टेप फोल्डिंग। जब बच्चा किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हो या किसी को काम को कर रहा हो और उसे उस काम को करने में बहुत परेशानी होती है, कठिनाई होती है, तो हम उसको सहायता देते हैं, वही पाड़ कहलाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक बच्चे के विकास की दर गर्भधारण के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरण इसमें ज्यादा भूमिका नहीं निभाता है। आगे है आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। को विकासात्मक प्रतिमान को परखकर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है कि भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह यादृच्छिक तरीके से होता है। तो इसमें जो सबसे सुटेबल आंसर है वो बी है, क्योंकि आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। विकास की दर जो होती है, इसमें मुख्य भूमिका एक तो आनुवंशिकता रहता ही है, प्लस वातावरण भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चा जैसे वातावरण में रहेगा वही चीजें सीखेगा, उसी तरह से उसकी दिनचर्या रहेगी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्कूल में बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका है अनावश्यक हो जाती है, आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है, आरंभिक बचपन की तुलना में बढ़ जाती है, या आरंभिक बचपन के जितने ही रहती है। तो आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है। इंपॉर्टेंस रहती है, लेकिन आरंभिक बचपन की तुलना में क्या होती है? कम होती है। आरंभिक बचपन में बच्चा क्या करता है? सारा चीज मतलब सब कुछ, जितना भी नॉलेज जो भी सीखता है सब परिवार से ही सीखता है। और जब माध्यमिक स्कूल में आ जाता है तो वो धीरे धीरे चीजें जो है बाहर से भी सीखने लगता है, अपने सहपाठियों से, टीचरों से, विद्यालय का जैसा वातावरण है वहां से सीखता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कथन है, जिन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उसके द्वारा किया गया विचार की बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। तो जिन पियाजे ने बच्चों को सक्रिय माना है, तो ये इसमें तो कोई आलोचना नहीं है। आगे देख लेते हैं, तर्क है, बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं। तो इसमें तर्क जो हो जाएगा ये हमारा, एक मिनट, ये पेन, हाँ, तर्क जो है ये तो गलत हो जाएगा और कथन ए जो है वो सही हो जाएगा। जिन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा, एक मिनट, ये आलोचना नहीं है, जिन पियाजे की ये आलोचना नहीं है, यानी हमारा कथन ए और बी दोनों ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। पियाजे के अनुसार इसमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? गतिविधि, अनुकूलन, भाषा या पुनर्बलन। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो एक्टिविटी होती है, जिसे हम गति कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से युग्म का मिलान सही है? संवेदी चालक अवस्था मूर्त समस्या पर तर्क। अच्छा, ये देखना है, एक संवेदी चालक अवस्था जो है वो मूर्त संख्याओं पर तर्क करता है, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्रतिवर्ती सोच अथवा तथा विकेंद्रीकरण, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वस्तु स्थायित्व तथा जीववाद सोच, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त सोच। तो इसमें ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। जिन पियाजे ने जो है चार सिद्धांत दी, मतलब चार स्टेज बताए थे। पहला सेंसरी मोटर ऑपरेशनल स्टेज होता है, जिसे हम संवेदी चालक अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा अपने मांसपेशियों को ज्यादा से ज्यादा मूव करता है। ये क्या, कितने वर्ष, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक रहता है। दो, एक मिनट, हमारी यहाँ 2 वर्ष तक ये रहता है। फिर आगे जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आ जाती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा क्या करता है? चीजों को इशारा करने लगता है, उसके तरफ इशारा करके बताता है। ये 2 से 7 वर्ष के बीच रहता है। आगे है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा तर्क करने लगता है, विचारशील हो जाता है, चीजों से प्रश्न पूछने लगता है। और ये जो होती है
ये 7 से जो होती है 11 वर्ष तक हो जाती है और लास्ट में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आता है जो कि 11 से 15 वर्ष रहता है। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा कल्पनाशील हो जाता है, कल्पना करने लगता है, चीजों को जो है समझने लगता है, उसमें तर्क वितर्क करने लगता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन, ये रहा। एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं करे तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोहलरबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? पोस्ट कन्वेक्शनल मोरालिटी, उत्तर पारंपरिक नैतिकता, प्री कन्वेक्शनल मोरालिटी, पूर्व पारंपरिक नैतिकता, हेरेटोनियस मोरालिटी, विषम नैतिकता, या फिर ऑटोनोमिनियस मोरालिटी, स्वायत्त नैतिकता। तो इसमें जो है बच्चा उत्तर पारंपरिक नैतिकता में होता है। कोहलरबर्ग ने जो है नैतिकता के कितने स्टेज बताए थे? 3 स्टेज बताए थे और तीनों के जो है 2-2 पार्ट बताए थे, यानी टोटल 6 स्टेज बताए थे। पहला जो था वो प्री था, पूर्व पारंपरिक नैतिकता। इसमें जो आता है पहला पूर्व पारंपरिक नैतिकता होता है और ये पोस्ट दूसरा होता है और एक कन्वेक्शनल हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षिका को बच्चों को पाठ प्रदान करना चाहिए, का अनुकूलन सुनिश्चित करना चाहिए, को इनाम देना चाहिए, को सजा देनी चाहिए। अगर आप बच्चे को इनाम देंगे तो जब जब बच्चे को इनाम मिलता रहेगा तब तब वो कार्य करेगा। जब जब बच्चे को सजा देंगे तो वो या तो डर जाएगा या चीजों को डर की वजह से ठीक ढंग से न समझते हुए करेगा। तो इसमें सबसे सुटेबल आंसर जो है पहला ही करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों को, अगर बच्चा कर रहा है, वो फंस जा रहा है, तो आप उसकी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो बच्चा जो है उस कार्य को पूर्ण कर लेगा। इसको स्कैफोल्डिंग देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है, शिक्षार्थी रटकर, देखिए ये निष्क्रिय, रटकर, शिक्षार्थी अधिकतर अनुकरण करके सीखता है। ये अनुकरण, ये सभी वर्ड्स जो है ना निगेटिव वर्ड्स होते हैं, नकारात्मक शब्द होते हैं। तो जब भी ऑप्शन में आपको दिख जाए तो आप समझ जाइए कि ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, तो उसको गलत मान लिया करिए। तो इसमें जो सबसे सुटेबल आंसर बी हो जाएगा कि शिक्षार्थी क्या करते हैं? ज्ञान का निर्माण करते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन, शिक्षा कथन है, शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे मानकीकृत हो गई परीक्षाएं, ये भी कैसा वर्ड्स है? निगेटिव वर्ड्स है, तो ये कथन तो हमारा गलत ऐसे ही हो जाएगा। आगे है, बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती हैं। तो मानकीकृत परीक्षाएं जो है एकदम सटीकता से तो भविष्यवाणी नहीं कर सकती हैं, तो ये भी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। यानी हमारा कथन और तर्क दोनों ही गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों में लय, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता होती है उनमें कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? संगीतमय बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संवेदात्मक बुद्धि, या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या भाषाई बुद्धि? देखिए, जो इसमें बुद्धि की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें गार्डनर ने, हावर्ड गार्डनर ने जो है बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। तो जिसमें संगीतमय बुद्धि होती है उसमें लय, सुर, माधुर्य के प्रति होता है। जो शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि रखता है वो एथलीट होते हैं। जो इंटरपर्सनल व्यक्तित्व के होते हैं या बुद्धि के होते हैं वो क्या करते हैं? वो दूसरों के मतलब जैसे साइकियाट्रिस्ट हो गए तो ये इस टाइप के होते हैं। फिर उसके बाद है लॉजिस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि वाले, जैसे जो कह सकते हैं ना कि जो भाषण देते हैं, जैसे जो नेता टाइप के लोग होते हैं जो अपनी भाषा से लोगों के अंदर बदलाव लाते हैं, उन्हें कहते हैं। तो इसमें जो है हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि संगीतमय बुद्धि होती है उनके अंदर। आगे है, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है, चिंतन पर रोक लगाकर अधिगम प्रक्रिया में एक बाधक बनती है, अधिगम प्रक्रिया निरर्थक है, अधिगम की प्रक्रियाओं का अवरोध करती है।
रचनात्मक परिक्षेप के अनुसार। तो इसमें सबसे सटीक आंसर जो है पहला हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए रोक कर, बाधक, ये सभी वर्ड्स कैसे हैं, निगेटिव वर्ड्स हैं। तो जहां भी निगेटिव वर्ड्स आ जाए वो ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, समाज की संस्कृति पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है। इसका मतलब जेंडर एक जैविक संरचना है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। तो ये कौन बना रहा है, समाज की संस्कृति बना रही है, यानी जेंडर कैसा हो, कैसी रचना हो गई, जेंडर एक सामाजिक रचना हो गई। ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, आकलन असेसमेंट सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और तनाव उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए। आगे देख लेते हैं, ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलनी चाहिए। बच्चों के नामनीकरण और उन्हें वर्गीकृत करने के लिए अच्छी रणनीति है। बच्चों बच्चों में इस प्रतिस्पर्धा की भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए। ये प्रतिस्पर्धा, वर्गीकरण, नामनीकरण, ये सभी कैसे वर्ड्स होते हैं, ये सभी निगेटिव वर्ड्स होते हैं, नकारात्मक, ये तनाव हो गए। तो जहां भी आपको ये वर्ड्स दिखे वो ऑप्शन जनरली गलत ही होता है। इसमें ऑप्शन हमारा तब बी करेक्ट हो जाएगा कि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, केवल शैक्षिक पहलुओं का पर ध्यान दें, केवल पेपर पेंसिल वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के उपयोग पर ध्यान दें। केवल आ गया, पेपर पेंसिल आ गया, तो ये सभी नकारात्मक वर्ड्स हो जाते हैं। तो ये दोनों तो ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा यूज फॉर, ऑप्शन इसमें जो है बी करेक्ट। एक मिनट, रचनात्मक मूल्यांकन, हाँ बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे है, समावेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब हमें इसमें जो गलत है वो उसी को बताना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यह समावेशन व अपवर्जन को परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं के रूप में देखता है। समावेशन केवल एक खास वर्ग के व्यक्ति जो दिव्यांग है उनकी जरूरतों के अनुरूप पाठचर्या के अनुकूलन पर केंद्रित है। समावेशन से सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलता है। इस प्रक्रिया में स्कूल सभी विद्यार्थियों को विशिष्ट व्यक्तिगत रूप से देखते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही नहीं है, देखिए यहाँ पे समावेशन केवल आ गया ना, केवल एक खास वर्ग दिव्यांग है, मतलब कुछ ऐसे चीजों का वर्णन कर रहा है जो कि भिन्नता लाते हैं। तो इसमें हमसे जो सही नहीं है वही पूछा है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कथन है, विविध विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षकों को यथोचित स्वायत्तता देनी चाहिए और पाठचर्या और आकलन प्रणाली को लचीला बनाना चाहिए। बच्चे बेहतर सीखते हैं जब वो प्रभुत्व लेते हैं, उनके सीखने की जरूरतों का समायोजन होता है। तो ये कथन और तर्क दोनों ही सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन, कौन सा उदाहरण सहायकीय तकनीकी का इस्तेमाल करके विद्यार्थियों को गतिशीलता में मदद करेगा। देखिए गतिशीलता मतलब उसको चलने में, वॉकिंग स्टिक, छड़ी, ब्रेल प्रणाली, श्रवण में मदद करने का उपकरण या फिर आवर्धक लेंस। तो इसमें छड़ी, उसके चलने के लिए, गति के लिए जो है छड़ी इस्तेमाल करेगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों जिन्हें दृष्टि बाधिता है के लिए प्रभावी नहीं है। कक्षा में कम प्रतिबंधात्मक वातावरण सुनिश्चित करना, कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, संरचनाओं को विविध तरीकों से प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों के पृथक्करण को ध्यान में रखकर उन्हें हरदम अलग बिठाना। देखिए यहाँ पे पृथक्करण आ गया और हमसे इसमें पूछा है जो जरूरी नहीं है, तो यही ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मकता क्या है, कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो, बिना बोर हुए, एक मिनट थोड़ा सा पेन, हाँ, बिना बोर हुए किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, अंकों के अनुक्रमों को याद रखने की क्षमता, अभिसारी सोच रखने की क्षमता। अभी देखिए यहाँ पे बोर हुए, बार बार, अभिसारी सोच और याद करना, ये सभी वर्ड्स कैसे हो गए, निगेटिव वर्ड्स हो गए। तो इसमें हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा कि कुछ ऐसा बनाना या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो, वही क्या कहलाएगी, क्रिएटिविटी होगी।
आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को बच्चों को चर्चा व संवाद करने से बहुत से मौके देने चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया में दूसरों से अंतःक्रिया करना शामिल है। तो इसमें कथन और तर्क दोनों ही जो है सही है। हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थी केंद्रीय दृष्टिकोण में क्या शामिल है। वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थी की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल हैं। शिक्षार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा निष्कर्ष निकालना, पारंपरिक व्याख्याएं विधि, वे तरीके जिनमें पाठ्यपुस्तक सीखने का केंद्र होती है। तो इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थी की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल हो, उन्हें शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण कहेंगे। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को इस विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसका एक सामाजिक संदर्भ होता है, या फिर एक सक्रिय प्रक्रिया है परंतु उसका सामाजिक संदर्भ नहीं होता है। एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, एक निष्क्रिय प्रक्रिया। जहां भी आप निष्क्रिय देख लीजिए, जान जाइए कि वो ऑप्शन गलत है। तो सी और डी तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब हमें ए और बी में देखना है। तो सामाजिक संदर्भ नहीं है तो ऐसी तो कोई बात है नहीं, यानी इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि एक प्रक्रिया एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसका एक सामाजिक संदर्भ होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बच्चों को नई अवधारणाओं से परिचित करवाने का क्रम क्या होना चाहिए। अज्ञात से ज्ञात की ओर, उच्च क्रम से निम्न क्रम की ओर, अमूर्त से मूर्त या सरल से जटिल। तो सरल से जटिल होना चाहिए। अज्ञात से ज्ञात, अमूर्त से मूर्त, ये सभी चीजें जो है ना हायर एजुकेशन के लिए सही होती हैं। लेकिन बच्चों को जो है सरल से जटिल, पहले आप बच्चों को आसानी वाली चीजें बताएंगे तभी उनकी रुचि बढ़ेगी और फिर वो आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसीलिए सरल से जटिल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समकालीन शिक्षा की नीतियां जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना होना चाहिए, स्मरण आधारित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, अनुभवात्मक होना चाहिए, या फिर परीक्षा उन्मुख। तो अनुभवात्मक होना चाहिए। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति है। अनुरूपी सोच, प्रक्रियात्मक स्थिरता, अभिसारी सोच, कलन विधि। तो इसमें देखिए, इसमें जो है पहला तो अनुरूपी सोच होना चाहिए, एनोलॉजिकल थिंकिंग जो है वो जरूरी है, और उसके बाद फिर कलन विधि भी जरूरी है, यानी हमारा इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, कक्षा में मौलिक रूप से खोजे एवं चिंतन को बढ़ावा देना बच्चों को प्रभावी समस्या समाधान करता बनाने के लिए प्रेरित करता है, सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं के निर्माण में अवरोध पैदा करता है, अर्थपूर्ण अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने से ध्यान हटाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, समालोचनात्मक चिंतन से ध्यान नहीं हटाता, ये अवरोधन पैदा करना या फिर नकारात्मक प्रभाव, ये सभी निगेटिव वर्ड्स हैं। हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की क्या विशेषता है। विफलता का कम डर और क्षमता का वार्धिक दृष्टिकोण, विफलता का कम डर और क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण, विफलता का उच्च भय और क्षमता का वार्धिक दृष्टिकोण, विफलता का उच्च भय और क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण। पहले तो उच्च भय जहां भी आ जाए वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्थिर दृष्टिकोण भी गलत है, यानी ये सभी नकारात्मक वर्ड्स होते हैं, यानी हमारा पहला ही ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे है, शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, पुरस्कार देकर, सजा देकर, निष्क्रिय अनुकरण को प्रोत्साहित करके, खुशी पैदा करके। तो बच्चा कब सीखता है, जब उससे आप पुरस्कार देंगे वो तब ही सीखेगा। जब आप उसकी पिटाई कर देंगे तो वो डर जाएगा, हो सकता है वो स्कूल में आना ही छोड़ दे, तो ये भी गलत हो जाएगा। और जब आप बच्चे के अंदर पढ़ने की ललक, खुशी पैदा करेंगे तो बच्चा अपने आप ही पढ़ना शुरू कर देगा। शिक्षकों को छात्रों को अपने विश्वास से अवगत कराना चाहिए कि की क्षमता अनियंत्रित है, निश्चित है, वृद्धिशील है, पूरी तरह से बाहरी की कारकों पर निर्भर करती है, नहीं, वृद्धिशील है।
आप बच्चों को ये विश्वास दिलाइए कि उनकी जो क्षमता है, अगर वो एक बार गलती करते हैं, फिर से प्रयास करेंगे, फिर से उस चीज को करेंगे तो वो कर लेंगे। अगर बच्चा साइकिल चला रहा है, एक बार गिर गया, फिर दोबारा आप उसको प्रोत्साहित करिए, फिर गिरता है, फिर प्रोत्साहित करिए, तो इस तरह से उसकी क्षमता जो है धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी और वो साइकिल को काफ़ी अच्छे से चला पाएगा। तो यही सिखाना चाहिए कि उनकी जो वृद्धिशील है, उनकी जो क्षमता है, उसमें विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, वो सीखते जाएँगे, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। आपको कैसा हमारा वीडियो लगा ज़रूर बताइएगा।